गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है? Am I audible or not? Okay. So let's start with it is the Laplace transform. After Fourier transform, we got the idea that लोग आए जा रहे हैं. So after the Fourier transform, we got the idea that we convert time domain function in frequency domain for any energy function. Even with Fourier transform, we can study power signal as well because we use improvisation in the maths. Although we can't use the main formula for Fourier transform of the for the power signal, but we use some tricks, some improvisation in the maths, and we got the answer for any power signal. Now we have some different kind of idea. If I need, or I can say, if I want to get the frequency domain analysis for unstable function or unbounded signal, then we start with Laplace transform. Let's suppose this is the e power minus 2t ut function. We all know the design of e power minus 2t ut. And if we talk about e power plus 2t ut, sorry, e power plus 2t u minus t. This is the design of e power 2t u minus t. This is design of e power 2t ut. And this is the design of e power minus 2t u minus t. First, second, third, and fourth. Among these four signals, 1 and 2 are converging, and 3 and 4 are diverging. Three and four are diverging. You are getting my point or not? 1 and 2 are converging signal. They are energy signal. They are absolutely integrable, which means mode of FTDT is finite. Mode of integration of mode of FTDT is finite, which means it is converging or energy signal. You are getting my point? ये कन्वर्जिंग सिग्नल कहलाएंगे ना, और ये नीचे वाले डाइवर्जिंग सिग्नल कहलाएंगे ना. जानते हैं क्या आप ये बेसिक चीज जानते हैं क्या? ओके, तो नाउ अब हम बात करते हैं. आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड डिजाइन है,
जो कि कन्वर्जिंग सिग्नल की डिजाइन है। फर्स्ट और सेकंड डिजाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकालना सीखा था। सबसे बड़ा जो चैप्टर अपने लिया है, सबसे बड़ा क्या, इवन अब थोड़ा सा अपने को स्पीड पे चलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम वीक में केवल 2 दिन मिलते हैं, 2 आवर्स के लिए मिलते हैं, तो बहुत कम टाइम होता है वो। तो इसलिए अदरवाइज मैं थोड़ा सा और भी बड़ा ले सकता था, लेकिन ठीक है, जो भी हमारे मेन चीजें हैं वो हमने कवर की थी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। बट हमने जो बेसिक चीज सीखी थी वो ये थी कि कन्वर्जिंग सिग्नल या एनर्जी फंक्शन का तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन किया था, बट हम इनका नहीं निकाल पाते, इनका नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि सर हमने देखा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ उसी का निकलता है जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ टी डी टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, फाइनाइट हो, या लेस देन इनफाइनाइट मतलब होता है इनफाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट ना हो। ऐसे को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग सिग्नल या एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल और कन्वर्जिंग सिग्नल जो फर्स्ट और सेकंड है, इनको तो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना सीखा था। बट थ्री और फोर जो कि तुम्हारे लिए डाइवर्जिंग सिग्नल है, ई की पावर टू टी का केवल यूटी वाला पार्ट, पॉजिटिव टाइम वाला पार्ट, या ई की पावर माइनस टू टी जो कि यूटी वाला पार्ट तो ये है, पर यू माइनस टी वाला पार्ट ये है, तो ये दोनों वाले जो पार्ट है ये डाइवर्जिंग सिग्नल है। डाइवर्जिंग का हम नहीं निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम नहीं कर सकते। अब ऐसे का भी अगर हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना पड़े तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी हमने तरकीब लगाई। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो देखिए, मुझे पता है कि जो अब एफ टी है, अगर ये एफ टी का फ्रीक्वेंसी डोमेन करता हूँ तो एफ जे ओमेगा मिलता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, लेकिन जो एफ टी तुम्हारे लिए कन्वर्जिंग ना हो, एफ टी कन्वर्जिंग ना हो, मेरे को अगर रैंडम किसी भी सिग्नल एफ टी का निकालना है, ये तो कन्वर्जिंग है। बट अभी मेरे पास कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, मुझे किसी का भी निकालना है, तो मैंने एक आइडिया लिया, क्यों ना मैं उस फंक्शन को ई के पावर माइनस सिग्मा टी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, जहां पर सिग्मा मैं अपने आप से डिसाइड करता रहूंगा, और इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इसका एनालिसिस करता हूँ, तो इस नए फंक्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या ट्रांसफॉर्म आएगा वो मैं देखना चाहता हूँ। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक ई की पावर माइनस टू टी यू टी का तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और हमने देखा था कि 1/2 प्लस जे ओमेगा आता है। लेकिन अगर ई की पावर प्लस टू टी यू टी का लेना पड़े तो हमने बोला कि यार अब एक काम करो, इस फंक्शन को अगर मैं ई की पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे लिए अब नया फंक्शन जो होगा वो होगा ई की पावर टू माइनस सिग्मा टी यू टी। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ई की पावर माइनस सिग्मा माइनस टू टी यू टी। और अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। अब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना, यानी कि जो अब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, आपकी और अब एफ टी का नहीं ले रहे हैं, एफ टी इंटू ई की पावर सिग्मा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। कोई फंक्शन एफ टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो यही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एफ टी ना लेके एफ टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी लेता हूँ। सर कहाँ से आया ये आइडिया, और क्या है ये सिग्मा? सिग्मा एक अपने आप में एक रीजन देगा मेरे को, कि जिस रीजन के अंदर ये एफ टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी ओवरऑल फंक्शन कन्वर्जिंग हो जाए। भले एफ टी कन्वर्जिंग ना हो, लेकिन ई की पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा पे कंडीशन लगा दूंगा, ताकि ओवरऑल एफ टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी क्या बन जाए, कन्वर्जिंग सिग्नल। तो मैं इस सिग्मा को इस तरह से कर लूंगा। अब अगर ऐसा है, तो फंक्शन जो पहले मेरे पास जे ओमेगा का था, अब वो जे ओमेगा का ना बन के किसका बन जाएगा? तो देखिए, ये जो फंक्शन है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ जे ओमेगा था, वो अब फंक्शन सिग्मा प्लस जे ओमेगा का बन चुका है। देखो टाइम का जो फंक्शन है वो टाइम का तो रहेगा नहीं इंटीग्रेशन करने के बाद। क्यों? आपने लिमिट लगा दी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब टाइम तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा बाहर आने के बाद। अब जो फंक्शन बचा सिर्फ वो सिग्मा और जे ओमेगा का बचेगा। इसका मतलब जो फंक्शन है वो किसका है? तो सर वो फंक्शन है अब सिग्मा प्लस जे ओमेगा का। तो ये एक नई चीज मुझे मिल गई। इस नई चीज के अंदर सर मुझे एक डाउट है, क्या कि सर ये डाइवर्जिंग सिग्नल पे तो काम कर देगा?
कैसे करेगा? अरे सर वो आपने अभी जैसे बोला e⁻2t ut अपने आप में डाइवर्जिंग सिग्नल है, इसके साथ e⁻−σt मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल फंक्शन बना e⁻2 - σt, माइनस कॉमन लिए तो e⁻−σ-2t। ये आपके लिए अपने आप में एक कन्वर्जिंग सिग्नल बनेगा, बस एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या लगेगी? सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन 2। सिग्मा जब जब 2 से बड़ा है तो ये e⁻−80ut वाला ही फॉर्मेट है जो कि कन्वर्जिंग होता है। अगर सिग्मा 2 से छोटा हो गया, अगर सिग्मा 2 से छोटा हो गया तो ये e⁻2 - σt यानी कि प्लस में कुछ आएगा tut। आपको पता है वो डाइवर्जिंग सिग्नल होता है। अभी जो मैंने 4 सिग्नल लिखवाए थे, क्या आपने उन चारों सिग्नल को समझा है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने इन चारों सिग्नल्स के ऊपर ध्यान दिया होगा। ऑल फोर सिग्नल्स लाइक e⁻−2t ut and e⁻+2tu-t, both the signals are converging one, and e⁻2t ut and e⁻−2tu-t, both are diverging signals. We have studied the design of e⁻−at and e⁻+at. Now, if I take ut part for e⁻2t, e⁻+at ut, then it is the diverging one. And if I take u-t part, negative time axis part, e⁻2t u-t, then it is converging one. तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सर सिंपल सी स्टोरी है। ओवरऑल फंक्शन अगर मैं बात करूं तो e⁻−at ले लेता हूं, जहां पे a कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल e⁻−at कुछ ऐसे बिहेव करेगा, यानी e⁻−2t e⁻3t ऐसे बिहेव करेगा। इसका सिर्फ ut वाला पार्ट बोलूंगा तो ये तो कन्वर्जिंग वाला पार्ट हो गया, और u-t वाला पार्ट बोलूंगा तो ये डाइवर्जिंग वाला पार्ट हो गया। सर मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है? सर e⁻−at ut, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये कन्वर्जिंग है, एंड e⁻−at u-t आप ये कह रहे हैं ये डाइवर्जिंग है, यही कह रहे हैं ना आप? तो मेरा एक डाउट सिर्फ ये है कि अगर ये वाला पार्ट कन्वर्जिंग है और ये वाला पार्ट डाइवर्जिंग है, तो जरूरी है क्या सर कि सिर्फ t ग्रेटर देन 0 पे बोलूं मैं? अगर मेरा फंक्शन ये ना हो के e⁻−at ut-2 है, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है सर? ये भी कन्वर्जिंग है सर, ये तो यहाँ से ले रहा हूँ ना मैं सर इसको। ये क्या है? ये भी कन्वर्जिंग है। अच्छा ut+2 ले लूँ तो वो भी कन्वर्जिंग है। अरे सर आपने तो बोला था कि अभी इधर तो डाइवर्जिंग वाला पार्ट होगा। अगर मैं -2 से स्टार्ट करता हूँ और इधर वाला रीजन ले लेता हूँ, ये वाला पूरा रीजन, ये भी कन्वर्जिंग है भाई। कन्वर्जिंग तो ये भी है। अगर आप इस साइड जा रहे हो, विच मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप राइट साइडेड सिग्नल देख रहे हो, राइट साइडेड सिग्नल देख रहे हो, तब तो कन्वर्जिंग ही तो आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जब आप एरिया निकालते हो या इसका मोड ले लेते हो, मोड लेने से फर्क नहीं पड़ेगा इस फंक्शन को, और उसके बाद उसका जब एरिया निकालते हो, -∞ से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करने का होता है उसका एरिया निकालना। तो अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो फाइनाइट एरिया आएगा, अगर फाइनाइट एरिया आएगा तो इट इज ए कन्वर्जिंग सिग्नल। तो यानी कि चाहे आप ut लगाओ या ut+2 लगाओ या ut-2 लगाओ, सब कन्वर्जिंग सिग्नल ही है। अनटिल अनलेस अगर आप u-t लगाते हो, यानी कि अगर आप इधर वाला पार्ट लेते हो, अगर आप इस साइड पार्ट लेते हो तो ये डाइवर्जिंग है, क्योंकि अभी ये बढ़ता हो जा रहा है और एक जगह इन्फाइनाइट को भी अचीव कर रहा है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इन्फाइनाइट मिलेगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि सर e⁻−at के साथ आप u-t+1 कर दो, स्टिल इट इज डाइवर्जिंग सिग्नल। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि सर आप u-t वाला पार्ट ले रहे हो, यानी कि लेफ्ट साइडेड वाला पार्ट ले रहे हो, लेफ्ट साइड के अंदर ये डाइवर्जिंग सिग्नल होगा, और ये ut वाला पार्ट ले रहे हो मतलब राइट साइड वाला पार्ट ले रहे हो, और राइट साइड के अंदर ये कन्वर्जिंग वाला पार्ट होगा। तो बस ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, चाहे वो डाइवर्जिंग वाला पार्ट हो चाहे कन्वर्जिंग वाला पार्ट हो, अगर मैं e⁻−σt से मल्टीप्लाई कर दूं और सिग्मा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूं, तो मेरे लिए ओवरऑल फंक्शन कन्वर्जिंग बन जाएगा।
मेरे लिए ओवरऑल फंक्शन कन्वर्जिंग बन जाएगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है सर कि आपका अगर फंक्शन e की पावर 2t ut है, आप एक काम करो, इसको e की पावर -3t से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या बना, e की पावर 2 -3 इंटू टी यू टी। मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं फंक्शन का, तो इसकी जो पावर है वो तो ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब e की पावर -t ut। तुम्हें जो ये फंक्शन मिल रहा है, ये अपने आप में कन्वर्जिंग सिग्नल है। इसका मतलब जब तक आप इधर जो मल्टीप्लाई कर रहे हो e की पावर सिग्मा टी, इस सिग्मा की वैल्यू जब तक 2 से बड़ी है तुम्हारे पास, तब तक तुम्हारे पास ओवरऑल फंक्शन क्या मिलता रहेगा, कन्वर्जिंग। तो इसका मतलब मैं अब इस डाइवर्जिंग सिग्नल को भी जब e की पावर सिग्मा टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ओवरऑल कन्वर्जिंग बना सकता हूँ। और कन्वर्जिंग बना दिया, बस एक कंडीशन है कि जैसे हर बार कंडीशन अलग आती रहेगी, इस बार कंडीशन है सिग्मा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इस कंडीशन को लगा के तो आप कन्वर्जिंग बना सकते हो, और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम ही नहीं करने दे रहे हैं, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने ही नहीं दे रहे हैं जो सिग्नल कन्वर्जिंग नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा था टाइम के साथ साथ, कि यार मेरे पास ज्यादातर सिग्नल ऐसे भी आते हैं जहाँ डाइवर्जिंग भी है या अनस्टेबल भी है। अगर मैं उनका एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, उनके बारे में मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, उनके बारे में मैं फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने कमेंट्स नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब है एनालिसिस करने का, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे काम करने का। तो मैंने इसका एक हालांकि इसका भी बहुत यूज है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म पे काम करने का बहुत यूज है, कि मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, एडवांस काम किया। मैंने सोचा कि यार जो फंक्शन तुम्हारे लिए डाइवर्जिंग भी है, उनको भी अगर कन्वर्जिंग करके फिर आप निकालोगे बाय लॉ से, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसमें मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक कंडीशन है कि भाई कि फ्रीक्वेंसी डोमेन काम इस कंडीशन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो ठीक है, मैं उस कंडीशन को फॉलो कर लूंगा। लेकिन मेरे लिए काम तो होता रहना चाहिए ना। तो हाँ, काम तो हो जाएगा, एक बस कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने कोई अगर डाइवर्जिंग सिग्नल भी होता है, तो उस पर कंडीशन लगा देता हूँ सिग्मा के ऊपर, और अब ओवरऑल फंक्शन को मैंने कन्वर्जिंग बना दिया और फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने की कोशिश की। हालांकि जो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कहलाएगा, ये कोई नया ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि कहलाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। में उस पर आने वाला हूँ। लेकिन ये काम क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए, ये फील आनी चाहिए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ ये, कि जो डाइवर्जिंग है उनको भी कन्वर्जिंग करना पड़े। अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर जो ऑलरेडी कन्वर्जिंग थे उनका क्या। तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो ऑलरेडी ई की पावर -2t ut है, कन्वर्जिंग है, उसको अगर आप ई की पावर सिग्मा टी से मल्टीप्लाई भी करते हो, तो ये ओवरऑल ई की पावर -2 प्लस सिग्मा टी यू टी बना। अब यहाँ पर कंडीशन देखना क्या आएगी, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -2। सिग्मा की वैल्यू -2 से अगर बड़ी है आपकी, तब तक तो तुम्हारे लिए कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि 2 प्लस सिग्मा पॉजिटिव होना चाहिए। सिग्मा की वैल्यू अगर आप -3 ले लोगे, तो 2 -3 यानी कि माइनस का 1, और फिर माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस यानी प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस में होते पहले ई की पावर में प्लस की कुछ पावर आ गई टी, तो फिर तो वो डाइवर्जिंग बन जाएगा, टाइम के साथ वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। अगर ई की पावर में माइनस में ही रही, तो ये कन्वर्जिंग रहेगा। इसका मतलब सिग्मा की कंडीशन इस बार भी आ गई, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -2। और आपको बता रहा हूँ मैं अंदर की बात, सर फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो कोई कंडीशन ही नहीं आती थी, कन्वर्जिंग सिग्नल के अंदर तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। यहाँ पर तो कन्वर्जिंग सिग्नल में भी कंडीशन आती है, डाइवर्जिंग सिग्नल में भी कंडीशन आती है। तो सर फिर क्या मतलब निकला, डाइवर्जिंग में तो फायदा हो गया, डाइवर्जिंग में तो फायदा हो गया कि चलो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम कर पा रहे हैं बस एक कंडीशन के साथ में। लेकिन कन्वर्जिंग सिग्नल में तो कंडीशन ही नहीं आती थी फोरियर ट्रांसफॉर्म में, उसमें भी यहाँ पर कंडीशन के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे तुम कंडीशन समझ नहीं रहे हो, मैं भी लेके आऊंगा पिक्चर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिग्मा की जो नेगेटिव से आ रही है वैल्यू, ये तो मतलब ऐसी चीज है कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको हमेशा मिल ही जाएगी। इसमें तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इंक्लूड है। लेकिन जब सिग्मा ग्रेटर देन 2 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कंडीशंस आएगी कि भाई इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम होता जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीज का ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर आपकी कहानी है कि आपका आंसर ही निकलेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आप काम ही नहीं कर पाओगे। और इन चीजों का ध्यान रखने का मतलब भी आपको समझ में आएगा कि इस चीज पे लगाने का मतलब ही हो गया कि आपका फंक्शन तो भाई अनस्टेबल है। वो पहले ही बोल देगा यार स्टेबिलिटी तो नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन काम कर सकते हो। तो आपका एनालिसिस करने का काम तो आसान हो गया।
आप उनका भी एनालिसिस कर पा रहे हो जो कि आपके लिए अनस्टेबल है। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो केवल और केवल तुम्हारे उन्हीं फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल रहा था जो ऑलरेडी स्टेबल है। इस स्टेबल क्या होता है सर? मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आप भूल रहे हैं, मेरे को वापस याद दिलाना पड़ता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस तरह से क्लास चल रही है इतना बड़ा गेप आता है कि आप भूल जाते होंगे। तो मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि सर कन्वर्जिंग सिग्नल का मतलब होता था, आपको याद दिला, सॉरी, स्टेबिलिटी का मतलब होता था कि अगर हम बात करें इम्पल्स रेस्पॉन्स की, एलटीएस सिस्टम का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है उसका इनका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एच टी का, तो ये हमेशा लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए या ये बोलो फाइनाइट होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी कंडीशन होती है कि इम्पल्स रेस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल में डिफरेंस पता है? ये सब बहुत बारीक बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा कर सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है और मैं आपको यहाँ पे को पता है मैं आपसे अभी क्लास लेने आ रहा हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी क्लास लेने आ रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं अभी कुछ छुट्टी भी जाने वाला था। पर पंगा ये हो रहा है कि अपनी क्लास जो चल रही है इसको कवर करना है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस क्लास के अंदर भी अपन बहुत धीरे रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और वो मैंने देख लिया, बाकी सब चीज प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप नहीं मिल पाते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो वो तो कोई कहानी नहीं है उसमें। अगर आप कुछ कोई जो पूछता है उसके लिए हिसाब से मैं पीडीएफ देता हूँ। जितना ज्यादा आप पूछोगे, जितना ज्यादा आप मेरे को पुश करोगे, मैं उतना ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, बट ठीक है। पर फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि अब एटलीस्ट अपन लाप्लास की जो बात कर रहे हैं वो भी आपको इस लेवल तक बात समझ में आ जाए कि आपके जो बेसिक लेवल क्वेश्चन तो सारे अच्छे से हो जाएं, और इवन आप चाहें तो गेट के लेवल के बारे में भी डिस्कस कर पाए। पर फिर से बता रहा हूँ, डीप में जाने के लिए टाइम होना चाहिए, वो टाइम थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है। बट फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए अब तक जो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी है वो मैं आपको सिखाया है कि जो एलटीआई सिस्टम स्टेबल तब होगा जब उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। इम्पल्स रेस्पॉन्स कहलाता है एच ऑफ टी। कोई इनपुट एक्स ऑफ टी का अगर आप इम्पल्स रेस्पॉन्स के साथ कन्वोल्यूशन कर देते हैं तो आपको उस इनपुट का आउटपुट मिलता है उस एलटीआई सिस्टम से निकलने के बाद। एक एलटीआई सिस्टम है, उसमें इनपुट एक्स टी लिया और प्रोवाइड टी क्या आएगा, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होगा उसके साथ आप कन्वोल्यूशन कर दें। क्या आपको ये सब बातें याद है? एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि मुझे पता ही नहीं था कि कोई आप बातें याद है या नहीं है। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास में होते मैं थप्पड़ लगा देता अगर आपको याद नहीं होता तो पुराना। कैसे याद नहीं है आपको? इतनी बार तो अपन बात कर रहे हैं, कनेक्ट होना चाहिए, बट जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इतना गेप हो जाता है हमारी क्लास के अंदर कि पुरानी चीजें बहुत भूल जाते होंगे। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब रिकॉल करने की कोशिश करें कि इतनी बेसिक बात है कि हम कर चुके हैं। एक्स टी कन्वोल्यूशन, एच टी इज द वाई टी फॉर एनी एलटीए सिस्टम, याद आ रहा है? तो ये जो एच टी है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर ये सिस्टम स्टेबल होगा तो उसमें कंडीशन आती है कि ये एच टी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। इसका मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एच टी डी टी आपका इनफाइनाइट से कम होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप वो सिस्टम स्टेबल है तो आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ले पा रहे हैं, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म कंडीशन भी यही आती है। तो यानी कि अब समझ में आया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो केवल स्टेबल सिस्टम की कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका अनस्टेबल भी है क्योंकि आपका वो डाइवर्जेंस सिग्नल भी है, तो भी हम उसकी स्टडी कर पा रहे हैं लाप्लास में। ये लाप्लास यहाँ से कहानी शुरू करता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ फाइनली, इसलिए जो नया फंक्शन बन रहा है वो क्या है, वो केवल एफ टी का नहीं है, वो एफ टी ई की पावर माइनस सिग्मा टी का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब क्या फंक्शन एफ टी नहीं रहा, अब क्या फंक्शन हो गया एफ टी इंटू ई की पावर सिग्मा टी, एंड देन फिर उसके बाद ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो जो फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा का। पहले हम बोल देते फोरियर ट्रांसफॉर्म में जे ओमेगा का फंक्शन, या इवन हम तो एफ ओमेगा बोलने लग गए थे। हम तो इतनी फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे चलो एफ ऑफ ओमेगा, कौन जे वे लगाए। तो ये भी चल रहा था फोरियर ट्रांसफॉर्म में। बट अब हमको पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन हमको दिख रहा है कि सर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी इंटू डी टी है। तो ये आपका एफ ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। नाउ अब हम बात करें लेट, हमने एक नया वेरिएबल दे दिया इस सिग्मा प्लस जे ओमेगा को। बार बार हमको पता है कि इसी में काम करना पड़ेगा, तो हमने इसको एक नया ही वेरिएबल दे दिया एफ ऑफ एस, एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इट इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
क्लियर? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, कैसे अपने ड्राइव किया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टोरी समझ में आई आपको? नाउ अब आते हैं हम कुछ बेसिक सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। उससे पहले एक बात कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सर जो उससे पहले आपने जो कुछ भी लिखाया, इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के अंदर कैसे लिखूं? तो देखो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट जो आप चाहो तो लिख लेना, या अपनी लैंग्वेज में फिर आप लिखना कि हमने ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए। हम एफ टी का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल रहे हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी नहीं कर रहे हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म था। अब हम कर रहे हैं एफ टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी। यहाँ पे जो सिग्मा है, ये वो रीजन देगा जहां पर हम कंडीशन निकालने वाले हैं कि ये फंक्शन ओवरऑल एफ टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी कहाँ कन्वर्जिंग हो रहा है। और उसी चीज को समझ रहा हूँ वापस, एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मुझे पता है सिंस ये डिरिचलेट कंडीशन होती है, जो कहती है, जो चले आ रही है फोरियर सीरीज से। उस टाइम से कहा था कि जो फोरियर सीरीज में आपने कोफिशिएंट निकाला है सी एन, ये फाइनाइट होना चाहिए, ये कभी इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं करना चाहिए। डिरिचलेट कंडीशन की जो तीन कंडीशन होती है उनमें से एक कंडीशन ये होती है। हालांकि जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने बोला था कि मोड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में। ये बोला था, तभी तो आपने बोला माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तभी आपने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ टी इंटू मोड ऑफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी का मोड कितना होता है, हमेशा वन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। तो इसका मोड अगर वन बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू केवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ टी डी टी लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। किसके लिए? फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। ये वापस याद दिला रहा हूँ मैं आपको कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन है। ये किसी कंडीशन है? फोरियर ट्रांसफॉर्म की कंडीशन है। लेकिन लाप्लास में क्या होगा? सेम कहानी अब आगे चल रहे हैं लाप्लास के लिए। सो फॉर लाप्लास, यहाँ से कहानी शुरू होती है लाप्लास की। सेम वही कहानी की मोड ऑफ एफ एस कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी कभी आपका इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब हमको पता है कि सर जो ये एस टी है, ये क्या है? तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा टी एंड ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। कैसे बोला मैंने ये? कि हम जानते हैं कि मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी से कम ही हो सकता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी हो सकती है। तो मैंने एस को सिग्मा प्लस जे ओमेगा में लिखा, तो मैंने बोला कि एफ टी इंटू की पावर सिग्मा टी एंड मोड ऑफ ई की पावर जे ओमेगा टी इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इनकी मैक्सिमम वैल्यू का इंटीग्रेशन भी कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। ये इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये कि इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी हो सकती है, उसका इंटीग्रेशन भी कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो मैक्सिमम ये है, इसका वैल्यू भी, इसका इंटीग्रेशन भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब फिर से वही कहानी आ गई सर, कि मोड ऑफ एफ टी ई की पावर माइनस सिग्मा टी डी टी कभी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इसका तो मैग्नीट्यूड वन होता है, मोड वन होता है। तो ये है मेरी कंडीशन। हालांकि ये कंडीशन बहुत अजीब सी आई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत आसान आई थी। एफ टी डी टी लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है कि इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, उसको बोलते हैं एनर्जी फंक्शन। तो एनर्जी फंक्शन का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है। पर यहाँ पर हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी फंक्शन है, उसका जो एफ टी की पावर माइनस सिग्मा टी है, वो कन्वर्जिंग होना चाहिए। और यहाँ से हमें एक कंडीशन आएगी, दिस गिव्स ए कंडीशन ऑन सिग्मा। सिग्मा और सिग्मा है क्या? रियल पार्ट ऑफ एस। एस इक्वल्स टू मैंने माना ना सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो इसका जो रियल पार्ट है एस का, वो सिग्मा ही तो होता है। तो कंडीशन आएगा, दिस गिव्स द कंडीशन ऑन सिग्मा, या रियल पार्ट ऑफ एस पे कंडीशन लगेगी, विच गिव्स द रीजन, विच गिव्स
region where overall function converges. That's why, that's why this condition is known as, that's why this condition is known as, this condition is known as region of convergence. Region of convergence. ROC. ROC. ये सारी स्टोरी समझ में आई अभी तक? जो मैंने बोला, जो मैंने बताई, वो स्टोरी समझ में आई क्या आपको अब तक? तो इसको अब आप चाहे तो डाल सकते हो। देखो इनफॉर्मल वे में चल रहा था तब तक, बट ये एग्जिस्टेंस जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वापस याद दिलाना पड़ता है बहुत सी बार पुराना वाला, ये सब पुराना है, ये तो सब पुराना है। तो आप चाहे तो लिख देना कॉपी में, एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आप यहाँ शुरू करो। पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंड देन फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके जो नीचे मैंने लिखा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी। अगर कुछ समझ में ना आया तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए आप। तो चलिए मैं निकाल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि मैं अगर आपके भरोसे छोड़ दूंगा तो एक तो हमारा नेटवर्क की वजह से आपको बहुत टाइम लग जाना है, एंड पर चलो उसमें भी आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये है फॉर्मूला। व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म? So the original formula for the Laplace transform is integrating over minus infinity to infinity ft e की power minus st dt. Okay, what is ft? The ft is e की power minus at ut. What is the work of ut? Sir, ut converted the limit of integration from 0 to infinity, because ut is the one for 0 to infinity and 0 for minus infinite to 0, which means 0 to infinity only. And what is the answer? The answer is 1 upon s plus a, e की पावर माइनस s plus a into 0 minus e की पावर माइनस s plus a into infinite, 1 upon s plus a, 1 minus 0, 1 upon s plus a is the answer, which means the Laplace transform of e की power minus at ut is 1 upon s plus a. Curiosity generates automatically, sir. In the control system, we mug up the formula that Laplace transform of e की power minus at is 1 upon s plus a, but you are applying ut also. So what is the right formula? Right formula आपके सामने है, e की पावर माइनस at ut का 1 upon s plus से होता है, जो भी दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है। e की पावर माइनस at ut का लाप्लास 1 upon s plus से होता है, जो भी दिख रहा है आपके सामने है।
क्लियर है ना ये बात? जो तुमको याद करवाया है कंट्रोल सिस्टम में ई की पावर माइनस 80 का 1/s है, वो रॉन्ग है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी जब मैं आपसे पूछूंगा कि ई की पावर माइनस 80 क्या होता है, तो देखना मजा आएगा वहां पे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस 80 यू माइनस टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? चलिए इसको भी सोल्व करता हूं मैं। सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आएगा एफ एस इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस ई की पावर माइनस ई टी ई की पावर माइनस एस टी यू माइनस टी डी टी। फर्स्ट थिंग, what is the role of u minus t? It changes the limit of integration. Now the limit would be minus infinity to 0 minus e की power minus s plus a into t dt. Okay, and we know how to integrate. So 1 upon s plus a, good, e की power minus s plus a into 0 minus e की power minus s plus a into minus infinite, which is 1 upon s plus a 1 minus 0, which means again it is the same answer 1 upon s plus a minus e की power minus 80 ut also have same answer 1 upon s plus a. That's why that's why you have note down in Fourier transform one general statement that Fourier transform has a unique property, but Laplace transform has not a unique property. What is the meaning of unique property? The meaning of unique property is if we take two different kind of signals, then Fourier transform must be different both the signal. But it is not true for Laplace transform. We are taking two different kind of signal like e की power minus 2t ut, and the Laplace transform is 1 upon s plus 2, and minus e की power minus 2t u minus t. This is different kind of signal, and its Laplace transform again 1 upon s plus 2. So are you sure these two signals are different? Yeah, of course. Yeah. What is the e की power minus 2t ut? This is the e की power minus 2t ut. What is the e की power minus 2t u minus t? This is the e की power minus e की power minus 2t u minus t. Many of you are not getting the diagram of minus e की power minus 2t u minus t just because you are not practicing enough. We have practiced these kind of diagram in chapter number 0, but chapter number 0 we have completed I think 3 months earlier. 3 months. I mean in April. April? I think in April. The first chapter we have studied was chapter number 0, and there we have learned how to draw e की power minus 2t ut minus e की power minus 2t u minus t. सर आज के नोट्स भेज देना प्लीज इफ पॉसिबल। कार्तिक आज के नोट्स भेज नहीं सकता, आज पॉसिबल ही नहीं है।
अभी जो चल रहा है उसका, हाँ ठीक है चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा, ठीक कह रहे हो। मत लिखो उसको, मत लिखो, मैं भेज दूंगा। आई गॉट इट कार्तिक, इतना आसान नहीं है, इन सबका लिखना आसान नहीं है, आप बस समझते रहो। इनके नोट्स में भेज दूंगा, स्क्रिप्ट में भेज दूंगा। कार्तिक थैंक यू बोलो, कार्तिक थैंक यू बोलो। अब ठीक है। फ्री में तो मैं नहीं भेजूंगा, थैंक यू बोलोगे तभी भेजूंगा। चलिए, तो नाउ सर, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या प्रॉब्लम नहीं होती कि यार लाप्लास में तो बहुत काम करते हैं हम। कंट्रोल सिस्टम, टोटल लाप्लास, नेटवर्क थ्योरी, द मेन पार्ट, ट्रांजिएंट पार्ट वी कवर इन लाप्लास, मैथ्स लाप्लास, सिस्टम लाप्लास। तो ये क्या चीज बता रहे हैं आप? दो अलग अलग सिग्नल का सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं हमने। ऐसा आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि लाप्लास आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं। वाह सर, शाबाश। आप वीक में एक बार आते हो, वो भी हर बार नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, हमारी क्लास ही ऐसी है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्लास ही ऐसी है। एक बार आते हैं एक बार नहीं। और वो भी जब आते हो 2 घंटे पढ़ाते हो, और उसमें आपको ये लगता है कि आप जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो वो हम आप पे भरोसा भी कर लें। इस भरोसा बनाने के लिए अगर आप रोजाना मिलते, रोजाना हमारी 5 आवर्स 4 आवर्स की क्लास चलती, तब तो थोड़ा बहुत आप पे स्ट्रांगली मैं बिलीव भी करता। हाँ, आप तो कभी भी आ रहे हो और बोल रहे हो बिंदास की जो लाप्लास तुमने अब तक कंट्रोल में पढ़ा, नेटवर्क में पढ़ा, मैथ में पढ़ा, वो सही नहीं पढ़ा, जो सही पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो इट इज ट्रू, क्या करें? यही सच है। और मैं आपको बताऊंगा ये सच क्यों है। मैं आपको बताऊंगा आज ही, जितना टाइम मिलता है उतना, कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं लाप्लास को ऐसा, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। असली लाप्लास कौन पढ़ रहा है? सिग्नल सिस्टम। रीजन है क्यों, क्योंकि हम पूरा डिराइव करते हुए आ रहे हैं, हम पूरा ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। तुमने पहले कभी ड्राइव किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को? नहीं किया है। कंट्रोल सिस्टम स्टार्टिंग ही करते हो कि किसी भी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है, एफ टी की मास एस टी टी, कहाँ से आया फॉर्मूला, कहाँ से आया फॉर्मूला? हमने प्रूव किया है। सर आपने भी कहाँ प्रूव किया है? किया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। सर वो फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ से आया फिर? एफ टी की मास जेटी जाकर देखो, वो भी प्रूव किया है मैंने, सी एन फोरियर सीरीज से। आइडिया लिखा था कि अच्छा पीरियोडिक फंक्शन का अगर हम एक ऐसे चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो अगर एपीरियोडिक होगा तो कैसे करेंगे? वहां से ड्राइव किया, तब फॉर्मूला आपका डेरिवेशन लिखा था, जाके देखना। इस बार नहीं, आप देखना अपना जो 2 महीने के लॉकडाउन के पहले जो मैंने पढ़ाया था ना, उस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन किया था आपको। सर वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेरिवेशन था सीएन से, वो कहाँ से आया? वो उसका भी देखना आप, उसका भी डेरिवेशन करका है। वो कहाँ से चालू किया फोरियर सीरीज, उसका भी देखना। आइगन फंक्शन बताया मैंने, आइगन फंक्शन कहाँ से आया देखना, एलटीए सिस्टम से। हर चीज कन्वर्टेड है। एलटीए सिस्टम कहाँ से आई? सिस्टम की प्रॉपर्टी से, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। हर चीज कनेक्टेड है हमारे पास, हम हर चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ फिर से, जितना आप मुझसे पूछेंगे टेलीग्राम पे, ट्रस्ट मी, मैं तो ब्रेक ले चुका हूँ काफी लंबा, मैं कुछ अपने काम पे जा रहा हूँ, अलग कामों में थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ। बट जो दूसरे स्टूडेंट्स से जो रोजाना पढ़ते हैं वो हमेशा टेलीग्राम पे टच में रहते हैं। आप लोग में से टच में रहने का तरीका पता है क्या होता है? जैसे हर्ष बोलता है कि सर वो एक बार उसको याद आता है, चलो कम से कम उसने पूछा तो सही कि सर वो एक नोट्स आप बोल रहे थे क्वेश्चन की कहाँ होंगे, मैंने भेज दिए। वो बहुत बेसिक लेवल के, उसने बोला सर बेसिक लेवल के क्वेश्चन, वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आपने करके देखना, वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो आपसे होने ही होने चाहिए, इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको भेज दिए। जनरली मैं उसको जेईएन की जो एग्जाम्स होते हैं जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, उसके अंदर भी करवाते हैं, वो क्वेश्चन मैं वहाँ भेजता हूँ। वो अच्छे लेवल के एग्जाम्पल नहीं है, पर वो अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स हम ऑब्वियसली पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे इतने टाइम में, आप इतना फोकस भी नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो पूछिए मुझसे, यूज मी। आपको किसने रोका है? बाकी फैकल्टी नहीं कर देंगे, इतना टाइम आपको नहीं दे सकती जो बाकी लोग पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बात खत्म। मैं दे रहा हूँ ना आपको टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, बट ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको कह रहा हूँ सिंपल सा कि ये कहानी हुई। तो सर कुल मिला के अब सार क्या निकला, समरी क्या आई? समरी आई कि यहाँ पर दो अलग अलग सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम हो सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम बिल्कुल वही है, इससे दो अलग अलग सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर सेम हो जाएंगे, तो फिर मैं कल को इनवर्स लाप्लास लूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं बोलूंगा 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? क्या आंसर दूं मैं? e की पावर माइनस टू टी यू टी या माइनस e की पावर माइनस टू टी यू माइनस टी? अभी दोनों आंसर की वजह से पंगे नहीं होंगे। तो हाँ, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन का, उसके साथ आपको आरओसी भी देनी पड़ेगी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट ए यूनिक प्रॉपर्टी,
बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद आरओसी इज ए यूनिक प्रॉपर्टी। देखिए क्या बोल रहे हो सर, ये बड़ी बड़ी बातें। ये देखो, अभी जो आपने सोल्व किया ई की पावर माइनस एटी यूटी, इसका आंसर वन अपॉन एस प्लस से आया है। और ऐसे ही आपने जब सोल्व किया माइनस ई की पावर माइनस एटी यूटी माइनस टी, उसका आंसर भी वन अपॉन एस प्लस से आया है। इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो, डिफरेंस आता है यहाँ पर। जब आपने इन्फानेट रखा तो ई की पावर माइनस इन्फानेट को जीरो बोला आपने। मुझे एक बात बताओ, ये एस प्लस ए पॉजिटिव है, ये किसने बोला? एस प्लस ए अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे माना कि एस प्लस ए की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस ऑफ माइनस टू यानी प्लस टू जाता, और ई की पावर प्लस का इन्फानेट होता। ई की पावर प्लस का इन्फानेट तो इन्फानेट होता है, जीरो नहीं होता है। आप जानते हैं क्या यार, एट्थ क्लास की या इलेवेंथ क्लास की जो भी आपकी बेसिक मैथ्स जानते हैं क्या, कि ई की पावर माइनस इन्फानेट तो जीरो होता है और ई की पावर प्लस इन्फानेट इन्फानेट होता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ई वन से बड़ा है, यही अगर वन से छोटा होता तो सारा गेम उल्टा होता है। जानते हैं क्या आप? जानते हैं ना आप ये बेसिक चीज? तो सर मैं यही बोल रहा हूँ कि आपने इसको ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट माना तब जीरो हुआ। ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट माना क्या सर? ये तो है ही। किसने बोला कि एस प्लस से पॉजिटिव है? सर तो मुझे तो लग रहा था ये तो हो गई, यहाँ तो फील आ रही है। कैसे फील आ रही थी? आप लिखो इसको, जो फील आ रही थी उसको लिखो। आप ये मान के चल रहे हैं जो रियल पार्ट है इसमें स्पेशली, मैं तो बहुत ही फैक्चुअली सही होना चाहता हूँ, इसलिए रियल पार्ट ऑफ एस प्लस से ग्रेटर देन जीरो है। सर ये क्या मतलब है? मतलब बात समझ में नहीं आई। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आ गया ये? माना कि एस की वैल्यू जे ओमेगा में, ए की वैल्यू भी जे टू में। अगर ये जे में है सारा गेम तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो कन्वर्जिंग काम कर रहा है वो तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट है, जो कि रियल होगा तभी होगा, जेवे के साथ नहीं आना चाहिए। जेवे के साथ नहीं आना चाहिए। यानी कि आप तो ये बोलो कि जे वाले पार्ट को मैं अलग कर भी दूं, जो रियल पार्ट है वो तो आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ताकि ये ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट बन सके और आंसर जीरो बन सके, क्योंकि मैं चाहता हूं जीरो बने। इसका लाप्लास तभी निकलेगा जब ये वाला पार्ट जीरो बने। अगर ये वाला पार्ट इन्फाइनाइट बन गया तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट जीरो बने। अगर मैं चाहता हूं तो एस प्लस ए का जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन है। और इस कंडीशन को ही तो बोलते हैं आर ओ सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। हम हर एक फंक्शन का लाप्लास के साथ उसकी आरओसी भी लिखेंगे। तो इसकी आरओसी क्या आ रही है? तो सर इसकी आरओसी आ रही है रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस ई, इट इज द आरओसी। बुझे? ना अब देखो, यही चीज अब यहां देखते हैं। यहां पर भी आपने जीरो बोल दिया। अब यहाँ तो आपको अपने आप समझ में आएगा। अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तब गड़बड़ अपने आप नजर आ जाएगी। आपको लगेगा यार वो तो जीरो समझ में आता है, ये तो जीरो नहीं होना चाहिए था यार। क्यों? वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर प्लस का इन्फाइनाइट बन गया। ई की पावर प्लस का इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट होता है, तो फिर ये तो जीरो नहीं बनना चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि ये जीरो बने, तभी लाप्लास निकल पाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो इसका मतलब आपने एस प्लस ए की वैल्यू को नेगेटिव माना। क्यों नेगेटिव माना? देखो, तीन नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव होता है, और इनफाइनाइट इंटू समथिंग इनफाइनाइट ही होता है, यानी ओवरऑल इनकी पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एस प्लस ए नेगेटिव मतलब एस प्लस ए माइनस टू है। अगर एस प्लस ए माइनस टू है तो माइनस माइनस प्लस कट हो जाएगा। और एक प्लस टू को अगर आप माइनस इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में तो माइनस टू इनफाइनाइट बनेगा, या माइनस इनफाइनाइट ही बचेगा। टू से तो मतलब ही नहीं था, टू इंटू इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होता है, यानी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट तो जीरो होता ही है। इसका मतलब मैंने माना है यहाँ पर कि एस प्लस ए का जो रियल पार्ट ऑफ एस प्लस ए वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि रियल पार्ट ऑफ एस क्या होना चाहिए? लेस देन माइनस ए। तो सर जो फाइनली कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि ई की पावर माइनस एटी यूटी का लाप्लास, पूरा बोलिए आप, ई की पावर माइनस एटी यूटी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस ए विथ आर ओ सी, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए, जबकि माइनस ई की पावर माइनस एटी यू माइनस टी का वन अपॉन एस प्लस ए रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस ए आएगा। डिफरेंस देख रहे हैं? याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा मैं आपको, ऑब्वियसली याद करना है, रट जाना है। ऐसे ही अभी मैं आपको दे ही नहीं रहा हूं, आप रूम पे करिएगा। ई की पावर एटी यूटी का लाप्लास जब आप निकालोगे तो एस माइनस ए आएगा, लेकिन आरओसी भी आएगी।
रियल पार्ट ऑफ s शुड बी ग्रेटर देन e। और जब आप माइनस e की पावर at u माइनस t का निकालोगे तो 1/s माइनस a रियल पार्ट ऑफ s लेस देन a। सर अब एक क्वेश्चन है, यहाँ माइनस लेता है क्यों, नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लोगे तो फिर आपको यहाँ पे a माइनस एस मिलेगा। वो तो याद करने में आसान रहे इसलिए फिर मैंने माइनस ले लिया, क्योंकि मैंने बस ये देखा कि 1/s माइनस ए कब आता है, तो इधर माइनस होता है। तो अगर केवल आपको e की पावर at u माइनस टी दिया तो ये माइनस इधर आएगा, यानी कि 1/a माइनस आंसर आना चाहिए। आरओसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरओसी को फर्क पड़ता है सिर्फ कि e की पावर के अंदर प्लस का at है या माइनस का at है। ऐसे ही आगे ut है कि u माइनस टी है। तो मैं आपको बताता हूँ, इन चारों फॉर्मूले को आपको हमेशा याद करना है। ये ये जान है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, चाहे कंट्रोल सिस्टम में पढ़े, चाहे नेटवर्क थ्योरी में पढ़े, चाहे आप मैथ्स में पढ़े, चाहे सिग्नल में पढ़े। और इनको याद करने का तरीका भी देख लीजिएगा। अगर e की पावर माइनस ए है तो 1/s प्लस ए, e की पावर प्लस ए है तो 1/s माइनस ए। बहुत सिंपल है। e की पावर माइनस ए है तो 1/s प्लस ए, e की पावर प्लस ए है तो 1/s माइनस ए। बाकी चीजें पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा। नाउ काम की बात यह है कि आरओसी कैसे याद करें। तो आरओसी के लिए अगर यूटी है तो ग्रेटर देन, यू माइनस टी है तो लेस देन। शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, कभी मैं यूटी प्लस वन भी दे दूं तो भी आरओसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आरओसी तब भी ग्रेटर देन। किससे ग्रेटर देन, जो भी टी के आगे मल्टीप्लाई है, यानी माइनस ए है तो माइनस ए से ग्रेटर देन। e की पावर प्लस एटी में तो ए है तो ए से ग्रेटर देन। यू माइनस टी है तो अब समझ में आ रहा है। आरओसी में देख के बता दूंगा, e की पावर माइनस एटी यूटी का आरओसी क्या होना चाहिए सर, रियल पार्ट ऑफ एस यूटी है ना, ग्रेटर देन माइनस ए। रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए, देखो पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। अरे सर इसका क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि माइनस यहाँ पे होता है या नहीं होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो देखा कि यू माइनस टी है यानी कि लेफ्ट साइड सिग्नल है, लेफ्ट साइड है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन। किससे लेस देन, यहाँ पे जो पोल है माइनस से, तो रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस से। देखो रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस से। आगे की माइनस प्लस तो उसके आंसर को मैनेज करना है। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाओगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, वो तो इनको मैनेज करना है, आरओसी को फर्क नहीं पड़ता। आरओसी को फर्क किससे पड़ रहा है, सिर्फ कि यूटी है या यू माइनस टी है, मतलब राइट साइडेड सिग्नल है या लेफ्ट साइड सिग्नल है, उसको शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैंने यहाँ यूटी प्लस वन नहीं लिया या यूटी प्लस टू नहीं लिया या यूटी माइनस टू नहीं लिया। जब तक यूटी है, माइनस टू की शिफ्टिंग हो या प्लस टू की शिफ्टिंग हो, यूटी है तो ग्रेटर देन ही आएगा। पोल माइनस है तो ये यही आरओसी आएगी, आरओसी को फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा, आंसर को। अगर यूटी प्लस टू होगा तो आंसर कुछ और आएगा। कैसे आएगा सर, वो हम प्रॉपर्टी में सीखेंगे भी, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देखेंगे शिफ्टिंग करने से क्या होता है। पर फिलहाल के लिए अभी तक जो मैंने बताई वो बात समझ में आई क्या। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ओके, नाउ हैव यू मेमोराइज्ड ऑल फोर सिग्नल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद आरओसी। हाउ, हाउ कहता है, HAO। Take the screenshot and memorize. Please don't take the screenshot from your respective mobile or laptop. Take the screenshot in your mind. Memorize it. Now, I conclude the whole class and will give you notes. और मैं तो सोच रहा हूँ नाइट में नोट्स भेजूंगा, मैं आज आज नाइट में काम करता हूँ, आपको नोट्स लिख के नाइट में भेजता हूँ ताकि कल आने से पहले आप पढ़ के आए। कल भी क्लास है ना अपनी, कल पढ़ के आए। तो मैं आपको नोट्स उतारने की जरूरत नहीं है, मैं आप बस अब सुनो अभी, मैं सारा कंक्लूजन लास्ट में निकालूंगा। सो क्वेश्चन इज, फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एटी ओनली। एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एटी का लाप्लास क्या होगा सर, वन अपन एस प्लस ए। वाई, अरे सर इन कंट्रोल सिस्टम, इन नेटवर्क थ्योरी
We have memorized the Laplace transform of e की power minus at is 1 upon s plus c सर. नेटवर्क थ्योरी हो गया ना. तो सर ने सिखाया है लाप्लास इक्वेशन सोल्व किए हमने. याद किया है लाप्लास. कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है आपने. तो पूरा लाप्लास पे टिका हुआ है कंट्रोल सिस्टम. तो कंट्रोल सिस्टम में तो पूरा ए से लेकर जेड तक सब कुछ लाप्लास है. तो सर आप कुछ डिफरेंट लेके आए हैं. हाँ. माई पॉइंट ऑफ व्यू इज e की पावर माइनस एटी इंटू वन बोल रहे हो आप. e की पावर माइनस एटी वन को हम बोलते हैं यूटी प्लस यू माइनस टी. अरे कुछ पुरानी बातें याद है या नहीं है. पिछले जन्म की कहानी. चैप्टर नंबर 0. यूटी इज दिस. u minus t is this is the nature of the u minus t. Now if you are adding the both the signal, then you are getting constant 1, which means 1 is ut plus u minus t. We have studied in chapter number 0. Okay, sir. So we can break e की power minus 80 ut plus e की power minus 80 u minus t. Now what is the Laplace transform? So Laplace transform would be 1 upon s plus a with real part of s greater than minus a plus minus 1 upon s plus e. Why, sir? Minus e की power minus 80 u minus t is 1 upon s plus a. But if minus is not there, then you have to take minus in the answer. And the ROC is real part of s should be less than minus a. Forget about the answer. First, we have to take the common ROC where total function converges. We have to take common ROC where the whole function e की power minus 80 is converges. So now ROC is minus a. Real part of s should be greater than minus a, and the second ROC is real part of s should be less than minus a. Now here again I am speeding since we haven't discussed about s plane. Okay, just watch carefully. It is the real axis sigma and it is the imaginary axis j omega. This is known as s plane. This is known as s plane, where real axis is sigma and imaginary axis is j omega. You know s equals to sigma plus j omega. Sigma is variable, omega is variable. It is a 2D, two-dimension plane, which is known as S plane, where real axis is sigma and imaginary axis is j omega. So now you are talking about the real part of S should be greater than minus a. Let's suppose minus a, which means LHS part, left hand side part. Minus a somewhere belong here. So real part of S should be greater than 2 minus a for the first part, and real part of S should be less than 2 minus a for the second part. What is the common ROC? What is the common ROC? So there is nothing like common ROC here. There is no common portion we are getting here. Yellow color and white color. There is no common region, which means ROC doesn't exist. ROC doesn't exist. If ROC doesn't exist, then Laplace transform doesn't exist. Laplace transform doesn't exist.
तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि e की पावर माइनस एटी का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं निकल सकता सर। e की पावर माइनस एटी का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं निकल सकता सर। बहुत उल्लू बनाया है सर हमको तो फिर, बहुत बेवकूफ बनाया है यार। कंट्रोल सिस्टम के अंदर याद करवाया है कि मास एटी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस है। नेटवर्क थ्योरी में याद करवाया है कि मास एटी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस है। देखो नेटवर्क थ्योरी के अंदर क्यों याद करवाया आई डोंट नो, बट उनको नहीं करवाना चाहिए था। बट कंट्रोल सिस्टम में तो लोग लिखते ही नहीं है, वो तो लिखते, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कंट्रोल सिस्टम में तो लोग लिखते ही ई की पावर माइनस एटी है, यूटी नहीं लगाते हैं। बट सिग्नल सिस्टम जो कि बहुत सही से आंसर देता है वो है ई की पावर माइनस एटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ई की पावर माइनस एटी यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है वन अपॉन एस प्लस से, विच हैव यू मेमोराइज्ड इन कंट्रोल सिस्टम एंड नेटवर्क थ्योरी। तो सर फिर वहां यूटी क्यों नहीं लगाते? ओके, ये राइट क्वेश्चन है। यूटी क्यों नहीं लगाते, नेटवर्क थ्योरी के अंदर क्यों नहीं लगाते, पहले इसके बारे में बात करते हैं। नेटवर्क थ्योरी के अंदर यूटी लगाने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब आप ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, ट्रांजिएंट की क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वहां पर आप जब भी कुछ वोल्टेज करंट निकाल रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ ली क्या, अगर आपको याद है तो कुछ ऐसा सीन रहा होगा कि एक 5 वोल्ट की बैटरी होगी, एक स्विच रहा होगा, रेजिस्टेंस रहा होगा 2 ओम या आर जो भी है, एक कैपेसिटेंस रहा होगा 1 फेराडे, एंड इसके ऊपर वोल्टेज निकालने के लिए क्या होगा, जो इक्वेशन आपको मिल रही होगी इसको सोल्व करते वक्त, वहां पर आप जब लाप्लास यूज में ले रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस 5 का लाप्लास होता है 5/s। अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि 5 का लाप्लास होता ही नहीं है, 5 ut का लाप्लास होता है 5/s। लेकिन यहाँ पर हम निकालते हैं 5/s। अगर यहाँ पे मैं e की पावर माइनस एटी ले लूं तो e की पावर माइनस एटी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस है। क्यों निकालते हैं? क्योंकि सारा का सारा काम कहाँ कर रहे होते हैं वो, t ग्रेटर देन जीरो पे। वो बोलते हैं कि वीटी की क्वेश्चन निकालो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आप पॉजिटिव टाइम में काम कर रहे हो, यानी यूटी लगाओ या ना लगाओ, ऑब्वियसली जब आप कॉजल में काम कर रहे हो, यूटी टी ग्रेटर देन जीरो पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए यूटी ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर ये स्विच नहीं होता तो फिर आप लाप्लास नहीं ले सकते 5 वोल्ट का, आप लाप्लास नहीं ले सकते ई की पावर माइनस एटी का, उस जगह पे आप ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरी नहीं लगा सकते। इसलिए इस बारीक बातों का ध्यान रखें। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ नेटवर्क थ्योरी में अच्छा वाला, मैं पहले तो बहुत सारा काम 99% वाले काम कर देता हूँ लाप्लास के अंदर, जो ज्यादातर गेट के अंदर आते हैं सारे क्वेश्चंस, जो यूपीसी में आते हैं, जो कन्वेंशनल में आते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के भी लेता हूँ, और वो क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ लाप्लास ही नहीं लग पाता। इतनी हैबिट हो गई, ई की पावर माइनस टू टी देखा, लाप्लास लिख दिया वन अपॉन एस प्लस टू, जबकि स्विच भी नहीं था, उस डायग्राम में स्विच भी नहीं था और यूटी भी नहीं लगा कर, तब तो फिर नहीं ले सकते लाप्लास, निकलता ही नहीं है। तो फिर कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, फिर वो किसी बेसिक मेथड से हो रहा होता है। हम बार बार बड़े बड़े चीजें सोच रहे होते हैं, वो सिंपल तरीके से हो रहा होता है कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट होती है वो होती है सी डीवी बाई डी टी, उसको अप्लाई कराएं। इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो एल डी बाई डी टी, उसको अप्लाई करें, अपने आप केवीएल लगाएं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन आपका ध्यान पहले एक जगह से हटेगा, तभी तो दूसरा आइडिया माइंड में आएगा। आपने तो बस याद कर लिया कि ई की पावर माइनस एटी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस होता है, जो कि नहीं होता है। यूटी होना जरूरी है या स्विच होना जरूरी है, अगर दोनों नहीं है तो नहीं लगा सकते आप लाप्लास। ऐसे ही कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप क्यों लगा देते हैं, कंट्रोल सिस्टम, उसके ऊपर मैं थोड़ा लेट आऊंगा, उसके अंदर मैं लेट आऊंगा। उनकी अलग प्रॉब्लम चल रही है। क्या कर चल रही है, कंट्रोल सिस्टम की स्टार्टिंग, जो बुक कोई सी बुक आप लेते हो स्टैंडर्ड बुक, उसमें स्टार्टिंग में समझाता है कि जो कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना काम करता है, कोजल सिस्टम में, जहाँ टी ग्रेटर देन जीरो पे काम कर रहे होते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपको पता है कि वो ऑलरेडी टी ग्रेटर देन जीरो पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर फिर ये आरओसी वारोसी की बात करते ही नहीं है। आरओसी की बात ना नेटवर्क में करते हैं, ना कंट्रोल में करते हैं, ना मैथ्स में करते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों टी ग्रेटर देन जीरो पे ही काम कर रहे होते हैं। ये पॉजिटिव टाइम में काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल ऑब्वियसली पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, नेटवर्क के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो, तब टी ग्रेटर जीरो पे काम कर रहे होते हो। और मैथ्स वाले कहते हैं कि जहां जहां तुम्हें लाप्लास लगानी है उनकी हेल्प करने के लिए मैं मैथ्स सिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहां होता है टी ग्रेटर जीरो पे वहीं पे सिखाऊंगा। इसलिए सारे सारे आधा पार्ट बात कर रहे होते हैं। सिग्नल सिस्टम इज द ओनली सब्जेक्ट जो पूरी पिक्चर दिखाता है आपको विद आरओसी, केवल आरओसी की बात करता है सिग्नल सिस्टम। तो आपको पता समझ में आ गया होगा कि सर सारा कंक्लूजन ये है कि आपको चारों सिग्नल के अंदर आरओसी भी देना आना चाहिए ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं अब। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी। ओके सर, निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यूटी
e की पावर माइनस एस टी डी टी। इस बोर्ड के अंदर प्रिंट थोड़ा लेट होता है क्या? नो, ut is integration over 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी डी टी। So Laplace transform is 1 by s, which means Laplace transform ut is 1 by s. Clear? Okay. Sir, what is the ROC? Okay. ROC is minus 1 by s e की power minus s to infinity minus e की power minus s into 0, which means minus 1 by s 0 minus 1, which means plus 1 by s plus 1 by s. Now it would be 0 if real part of s must be positive. If real part of s must be positive, then the multiplication with plus infinity would give the positive answer, and the minus is already there. So overall answer would be e to power minus infinite, which is 0. And our aim is to convert this part e to power minus infinity, which means 0. So we get the answer. If this part converted in e to power plus infinity, then it would be given. It would give the answer plus infinite, and plus infinite means there is no Laplace transform exist. So our main aim is to convert the part where we are multiplying the plus infinite or minus infinite, that part convert into 0. For that purpose, we have to take a condition on the real part of s or real part of s plus a. So finally, we got ROC, real part of s must be greater than 0. The alternate method is the alternate method is so since e to power minus et ut has Laplace transform 1 upon s plus a with ROC real part of s greater than minus a. Now ut is nothing but limit a goes to 0 e to power minus at ut. So its Laplace transform would be nothing but put a equal to 0, 1 by s, real part of s should be greater than 0. Answer. So what is the conclusion? Conclusion is ut has Laplace transform 1 by s with ROC real part of s greater than 0. The same way u minus t has Laplace transform minus 1 by s, or minus u minus t has the Laplace transform 1 by s real part of s less than 0. Next example. Next is the crucial example whenever we are talking about any transform theory like Fourier transform or Laplace transform or Z transform. We are discussing a specific thing about that transform. Like in the Fourier transform, we are discussing like it is a even conjugate function. Only for energy function we can get the frequency domain analysis, and all that time we get a specific kind of signal which is known as impulse function, and it gives a some important or some some basic result, like find out Laplace transform of del t. This is the VIP signal. Without any condition, without any drama,
It is perfect one since we know the property of impulse function. Impulse is multiplied with ft, then it take the constant value from ft by putting t equal to 0 or by putting the value of t where this impulse function is standing. Now del t is the function of impulse function. At present t equal to 0, so we have to put t equal to 0 the function in the function which is multiplied with impulse function, which means the summary put t equals to 0 here, we got the answer minus infinite to infinite del t dt, and it gives the answer 1. So Laplace transform of impulse function is 1. And what is the ROC? Sir, there is no discussion of ROC. There is no need to talk about the ROC because we are not getting any function related with real part of S we can discuss here. So which means ROC is entire S plane. Entire S plane. There is no boundary on Laplace for impulse function. It is available at any region for any value of sigma. Very famous. Very specific signal impulse function. Now, next example. Find out Laplace transform of 1. Ft equals to constant 1. Okay, sir. Solution. Since Ft equals to, we can say ut plus u minus t. When we take the Laplace, ut as the Laplace 1 by s with ROC real part of s greater than 0, and it is the minus 1 by s with real part of s less than 0. Now, at the first instance, you can say the total Laplace transform is 0, 1 by s minus 1 by s. But no, I am stating here that I am commenting here that ROC is real part of s greater than 0 and real part of s less than 0, which has no common region, which means Laplace transform doesn't exist. Laplace transform is not 0, doesn't exist. Since there is no common ROC exist, there is no common ROC exist, which means the Laplace transform of f equal to k doesn't exist. F equals to k doesn't exist. Laplace transform doesn't exist. But f equals to kut. Laplace transform exists. K by s. K by s. Why I am forcing this example? Why I am emphasizing this kind of example? Because you are not getting my point till now. If you have studied network theory in deep or control system, then you have memorized the Laplace transform of constant function, which is k, which is k by s. But it is not true according to signal system. For the Laplace transform of f equal to k doesn't exist. But if you are talking about kut, then this is the Laplace transform k by s. Obviously, real part of s greater than 0. So why we are using in network theory and control system the Laplace transform of k is k by s, because in the network theory it is totally understood that we are taking t greater than 0 because switch is there, and for the control system I am always stating the same sentence. In the control system we deal on uniform Laplace transform or unilateral Laplace transform. What is the unilateral Laplace transform? So I am coming the next point, that Laplace transform can divide in two parts now. One is bilateral Laplace transform and otherwise is unilateral Laplace transform. Bilateral Laplace transform is the original Laplace transform, which is minus infinity to infinity integrating over ft e की power minus st dt. But the unilateral Laplace transform is integration of f
minus s dt from 0 to infinity, not minus infinity to infinity, 0 to infinity, which is very practical. Unilateral Laplace transform used for the causal system only, or any practical system where you are applying the Laplace transform like control system, like even network theory for t greater than 0. So every practical aspect use uniform Laplace transform, and for the uniform Laplace transform, we don't require for any ROC, because unilateral Laplace transform is a unique property of any function. We don't require any ROC. That's why you never heard ROC in the network theory, in the control system, for any Laplace of any signal. You have studied, I think, e to power minus 2t ft equal to 5, like I've given you an example. If we are using 5-volt battery, then if you want to convert in Laplace transform, if you want to solve this function, then the easiest thing is convert the whole function in Laplace transform, convert this time domain function in Laplace transform as domain, then the Laplace transform of 5-volt is 5 by s, r is constant, then the Laplace transform it remain in s form, and capacitor convert in 1 by SC with a battery of V0 minus by S. I don't know you have studied this kind of thing or not, you have studied transient form or not, you have studied network theory in detail or not. क्या आप लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपेसिटर का निकालते हैं 1 बाई एस सी वी जीरो माइनस बाई एस? आपने पढ़ा क्या कभी कुछ ऐसा ट्रांजिएंट पढ़ा है क्या आपने नेटवर्क थ्योरी में? नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता ही नहीं कि आप लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा है नेटवर्क थ्योरी भी। ये सब बहुत बेसिक चीज है, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। पर मैं अगर आपको बता रहा हूँ, देखिए लाइफ के अंदर आपको जब भी आप सीरियस होकर पढ़ना शुरू करें, जब भी सीरियस हो, आप उसी टाइम से जो चीज सर बता रहे हैं उसको वहीं पर ग्रैब करना शुरू कर दें। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग का बहुत बेसिक फंडा होता है कि अगर आप जैसे 12 तक पढ़ते आए हैं, 11 12 तक, या जेई की तैयारी अगर आपने की है, तो जहां पर आपने जीरो से स्टार्ट करके एंडिंग तक पहुंचाया है, तो आपने ऑब्वियसली देख लिया होगा कि इंजीनियरिंग के अंदर ये थ्योरी, ये ट्रिक काम नहीं करती है। इंजीनियरिंग के अंदर आपको इवन इन द मिडिल ऑफ समथिंग कुछ जानना होता है, उसके आसपास की चीज को जान के उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना होता है, एंड फिर आपने अपनी कहानी शुरू की। अगर आपने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया, तो इतना सारा कोर्स होता है हमारे पास कि हम बेसिक स्टार्ट कर ही नहीं सकते, या तो फिर आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं पा रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा अच्छी स्टडी करते होंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, दोनों वहाँ पे कंडीशन हो सकती है। पर मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको बताए, वो सिर्फ क्या करते हैं, जो बीच में चीज आती है उसको समझते हैं, अच्छा ये होता है, अगर ये होता है तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा होगा तो उसको कैसे अप्लाई करके आना है, दैट्स इट। इतना सा देखते हैं। अगर आप इतना सा पार्ट देख रहे हैं, तो अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ऑब्वियसली बहुत बेसिक से तैयारी करवा रहा हूँ कि आप कभी कोई भी एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम, ऑब्वियसली अगर आप बाहर देने का सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सब चीजें आपकी बहुत काम में आएगी। तो अभी अगर मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी का, अगर आपको लगता है कि आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ ली है बट फिर भी आपको कोई चीज याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी से सीख लीजिए। अगर आपको लगता है मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसा होता होगा, सर कह रहे हैं तो होता होगा, ऑफकोर्स होता होगा। क्लियर? तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कुछ कहानी होती है। खैर ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस कर लिया। तो सर अब क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो इतना फोकस कर रहे हैं वो क्या मतलब है इसका? इसका सिर्फ मतलब ये है कि देखिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओरिजिनल, उसको जो कहते हैं ना, कुत्ते हजम नहीं कर सकते घी को, देसी घी को, जो कहते हैं ना अपन, हमारी तरफ से एक प्रॉवर्ब चलती है कि देसी घी को कुत्ते को हजम नहीं होता। वैसे चीज है कि जो ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको तो लोग प्रैक्टिकल आम आदमी बार बार यूज में ले नहीं सकता, क्योंकि वहां पर आरओसी भी आती है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो भी सबको बोलना पड़ता है, वो भी अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन हम सिग्नल सिस्टम के अंदर पूरी की पूरी लाप्लास सिग्नल सिस्टम को, बहुत लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जीरो से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम हर चीज को डिराइव करते आ रहे हैं, तो आपको समझ में आया कि हम विद आरओसी बोलते हैं हर फोरियर ट्रांसफॉर्म, हर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पता है कि कन्वर्जिंग वाले पार्ट का भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पा रहे हैं, डाइवर्जिंग वाले पार्ट का भी निकाल पा रहे हैं, बट दोनों सिग्नल को मिलके जो टी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई सिग्नल अगर चल रहा है, हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने देखा होगा ई की पावर माइनस एटी का नहीं निकाल पाए, ई की पावर प्लस एटी का नहीं निकाल पाएंगे, एफ टी इक्वल टू वन का नहीं निकाल पाएंगे। जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक टी के साथ कंटिन्यू चल रहा है, उसका आप नहीं निकाल पाते हैं, केवल एक पार्ट का निकाल सकते हैं, लाइक ई की पावर माइनस एटी यूटी, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट तक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है डिकेइंग, उसका निकाल सकते हैं। इवन
ई की पावर प्लस ए टी यू टी का भी निकाल सकते हैं, डाइवर्जिंग फंक्शन है लेकिन टी ग्रेटर देन जीरो पे चल रहा है, उसका भी लाप्लास निकाल देंगे। लेकिन अगर आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों को ऐड करके करते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। दोनों तरफ कन्वर्जिंग है तो निकाल देंगे, लेकिन दोनों तरफ डाइवर्जिंग है तो नहीं निकाल पाएंगे। एक तरफ कन्वर्जिंग है एक तरफ डाइवर्जिंग है, नहीं निकाल पाएंगे। क्या बोल रहे हैं सर? मैं बताता हूँ उसको। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, जनरली इतनी बात बार बार करता नहीं था मैं, लेकिन ठीक है फिर भी बच्चों को ऑटोमेटिक समझ में आता था, अभी बोल देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इधर कन्वर्जिंग है और इधर डाइवर्जिंग है, इन दोनों को मिला के बना आपका ई की पावर माइनस ए टी। आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? नहीं निकलता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप नहीं निकाल पाते। अगर इधर पार्ट कन्वर्जिंग है और इधर भी पार्ट कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है और ये भी कन्वर्जिंग है, सर कैसे? अभी हम देखेंगे, अभी अगला एग्जांपल वही आने वाला है। इसको हम बोलते हैं ई की पावर माइनस ए मोड टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। अभी अभी आप देखना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, दोनों तरफ कन्वर्जिंग है, लेकिन दोनों तरफ डाइवर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग है, ये भी डाइवर्जिंग है, नहीं निकल पाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म डजंट एग्जिस्ट। इवन सर कांस्टेंट है लेकिन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, नहीं निकल पाएगा। तो किसका निकला है? इन चार एग्जाम्पल में से किसी केवल एक ही एग्जाम्पल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है। किसका निकला है? जो कि दोनों तरफ कन्वर्जिंग था तो निकला है। अदरवाइज वन साइड में कन्वर्जिंग है निकल जाएगा, वन साइड में डाइवर्जिंग है निकल जाएगा, इधर वाला डाइवर्जिंग है निकल जाएगा, केवल इधर वाला डाइवर्जिंग है निकल जाएगा, केवल इधर वाला कन्वर्जिंग है निकल जाएगा, केवल इधर वाला कन्वर्जिंग निकल जाएगा, इवन दोनों कन्वर्जिंग है तब भी निकल जाएगा। लेकिन सर दोनों तरफ डाइवर्जिंग है, नहीं निकलेगा। दोनों तरफ कांस्टेंट फंक्शन चल रहा है, नहीं निकलेगा। पावर सिग्नल नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन आप सबका निकालते आते हैं। ई की पावर माइनस एटी का नहीं निकलना चाहिए, एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है, नहीं निकलता है, लेकिन आप फिर भी निकालते क्यों? क्योंकि आप यूटी मानते हुए आ रहे हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव टाइम में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी वालों को बार बार आरओसी की बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम केवल टी ग्रेटर देन जीरो पे काम करते हैं, या फिर उनके लिए जो एक लाप्लास होता है वो होता है यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो मैं लिखवाने वाला हूँ, या इवन आपको नोट्स में भी दे दूंगा। आपको बात समझ में आई चुकी है। दो टाइप के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब दुनिया यूज में लेती है, बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो है असली लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं, जहां पर आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करते हैं, बाय मैथ चलते हैं, और बिल्कुल जो रियल तरीका है उसको आप यूज में लेते हैं। एंड यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो प्रैक्टिकल जगहों पे काम में आता है, जहाँ जीरो से इनफाइनाइट आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो बात समझ में आ चुकी है आप? क्लियर है? ठीक है, चलिए। नाउ अब वही अगला एग्जांपल भी मैं करने जा रहा था। फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए मोड टी। एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए मोड टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो देखिए, इसको मैं बोल सकता हूँ ई की पावर माइनस ए टी यू टी। ई की पावर माइनस ए मोड टी होता क्या है? ऐसे कोई डिजाइन, इधर है ये ई की पावर माइनस ए टी और इधर है ये ई की पावर प्लस ए टी। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ई की पावर माइनस ए मोड टी जो फंक्शन है ये होता है ई की पावर माइनस ए टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड ई की पावर प्लस ए टी फॉर टी लेस देन जीरो। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ई की पावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई की पावर ए टी यू माइनस टी। आप जानते हैं मोड टी का मतलब होता है जब टी पॉजिटिव तो ये टी आएगा, और अगर टी नेगेटिव है तो ये माइनस टी आएगा। अगर आपको पता है इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
क्लियर? ठीक है सर, तो क्या होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका होगा सर 1/s+a विथ रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -a। ut है तो ग्रेटर देन, और पोल -a, पोल बोलते हैं। पोल जीरो क्या होते हैं आप जानते हैं? s की वो वैल्यू जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको बोलते हैं पोल्स। तो s किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा? s इक्वल्स टू -a पे, तो इसलिए हम माइनस लिखते हैं। मेरे लिए शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है सर? जो एक्सपोनेंशियल के फंक्शन होता है उसमें टाइम t के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई है वो पोल है, तो -a प्लस e⁻ at u−t, यानी कि सर माइनस का 1/s−a। क्यों सर? माइनस e⁻at u−t का होता है +1/s−a। मैंने चार फॉर्मूले याद करने के लिए बोले हैं आपको। माइनस e⁻at u−t का होता है +1/s−a। यहाँ पर प्लस है क्योंकि जब भी u−t आता है ना सर, तो एक माइनस आना चाहिए। जो आपके फॉर्मूले याद किए हैं आपने, उसमें u−t के साथ एक माइनस और आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर इधर लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, आरओसी क्या होती है सर? वो सर रियल पार्ट ऑफ एस, क्योंकि u−t है तो लेस देन, और किससे लेस देन? ए से। विच मीन्स ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, एलसीएम लीजिए, s-a -s+a। तो अगर मैं गलत ना हूं तो -2a s² - a², ये आंसर आ रहा है। अच्छा, पहले तो ये देखो सर, आंसर तो बाद में देते हैं, इतनी देर से आप सिखा रहे हो। पहले तो आरओसी चेक करो। तो चला आरओसी मैच नहीं कर रही तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलना है। वैसे मुझे पता था कि आरओसी मैच करेगी। क्यों करेगी? e⁻−a mod t दोनों तरफ कन्वर्जिंग है। इसका तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकलता है। आप देखना e⁻−a mod t का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है आपने, 2a/a² + उसका तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकलता है, तो ऑब्वियसली लाप्लास तो निकलेगा ही। हर फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका निकल चुका है उसका लाप्लास तो निकल जाएगा। तो सर लाप्लास निकलना ही है, तो बस देखो कि कहाँ से आरओसी आएगी, उसको भी चेक कर लेते हैं, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि वास्तव में निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो इसने बोला कि सर जो रियल पार्ट ऑफ एस है वो -a से तो बड़ा होना चाहिए, -a से शुड बी ग्रेटर देन, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -a एंड शुड बी लेस देन +a। तो माना कि +a यहाँ पे, विच मीन्स फ्रॉम -a टू +e, ये वो रीजन है जहां पर आपकी कॉमन आरओसी आएगी, विच मीन्स 2a/a² - s² फ्रॉम -a से, या यूं बोलो -a से +a। क्लियर है यहाँ तक? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तो फिर लिखो जिंगत। ये सॉन्ग मराठी में है ना? नाचे जिंग 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 जिंगत, जो बॉलीवुड मूवी बनी थी बाद में, धड़क, उसमें जो सॉन्ग है वो पहले शायद कोई मराठी मूवी में सॉन्ग था ना। हाँ, शाबाश। जिंगत का मतलब क्या होता है? जिंगत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिंगत? हाँ, यार ये कोई मतलब नहीं होता सर इसका, यूं ही मतलब मस्ती के लिए। कोई मीनिंग नहीं होता? मराठी में कोई मीनिंग होता है क्या इसका? नाच जिंग जिंग, कोई मीनिंग नहीं होता? कोई मराठी नहीं है यहाँ पे?
स्लैंग है हैंगओवर, नशा। ओके ओके ओके। ओके। नशे में आके नाचे, अच्छा। डांस करें, ओके। जिंग 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 जिंग। चलिए, इसकी आरओसी पूछिए। फाइंड आउट द आरओसी ऑफ द फंक्शन। और इस तरह आपने एकदम से इतना बड़ा फंक्शन दे दिया। अरे मैंने वैसे भी लाप्लास नहीं पूछा। हालांकि चलो मैं आपको लाप्लास भी सिखा देता हूँ। सबका लाप्लास क्या होगा। अरे यार शिफ्टिंग आ गई। इसका लाप्लास नहीं सिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी शिफ्टिंग नहीं सीखी मैंने इसलिए। बट बाकी सबका तो लाप्लास आप जानते हो। पर हालांकि मुझे सिर्फ आरओसी से मतलब है। भले ही यहाँ पर सर 1/s-3 आएगा। सर u-t है, ओहो। तो -1/s-3 आएगा विथ रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 3। अगला। सर फिर से माइनस है। ओहो, तो -1/s+2 आएगा, रियल पार्ट ऑफ s लेस देन -2। सर यहाँ पे भी -t है, अच्छा तो फिर -1/s-5 आएगा, रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 5। और लास्ट वाले का लाप्लास मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि शिफ्टिंग भी है और शिफ्टिंग सिखाई नहीं मैंने अभी तक आपको। केवल मैं लाप्लास आरओसी लिख रहा हूँ कि रियल पार्ट ऑफ s शुड बी लेस देन u-t ना, तो लेस देन आएगा। पोल कितना है, -1। आपको आरओसी लेना है, ये तो मैंने पूरा लिख दिया। मैं वापस आरओसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आरओसी पूछा है तो मैं आरओसी लिख रहा हूँ पूरा। तो देखो आरओसी पूछा है इसमें, तो आरओसी क्या होगा, तो सर आरओसी आएगा। आप यूं सीखना मेरी तरफ, एक डायग्राम बना देना। u-t मतलब लेफ्ट साइड के अंदर आरओसी आएगा। किससे, 3 से। पोल कहाँ पे, 3। तो सर ये 3 यहाँ पे है, इस तरफ आरओसी आ रहा होगा, ये रीजन। अच्छा, इसके आरओसी कहाँ आएगा। सर -2 कहाँ है, -2 सर यहाँ पे कुछ -2 पोल है। गुड। इसके भी लेफ्ट साइड में इधर आ रहा है, ओके। सर ये कहाँ पे, ई की बार 5 कहाँ है सर, यहाँ। 5 की भी लेफ्ट साइड के अंदर आएगा। और ई की बार -1, -1 पोल कहाँ है, यहाँ। इसके भी लेफ्ट साइड में आएगा। कॉमन आरओसी कितना आ रहा है, जहां पर चारों फंक्शन 1 2 3 4 चारों की कॉमन आरओसी आ रही होगी। सर चारों की कॉमन आरओसी आ रही है ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल आरओसी आ रही है, रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी लेस देन -2। क्या ये सवाल समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं। आरओसी पूछता है कि इस पूरे फंक्शन की आरओसी कहाँ है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है। आरओसी -1 नहीं बोलते हैं हर्ष। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दैट आरओसी इज -1। व्हाट इज द आरओसी इज -1। आरओसी इज रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी लेस देन -1। मतलब आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस पे लगेगी, ग्रेटर देन या लेस देन पे लग रही होगी, किसी रीजन के अंदर भी लग रही होगी। या तो रियल पार्ट ऑफ एस किसी से लेस देन होगा, या फिर रियल पार्ट ऑफ एस किसी से ग्रेटर देन होगा, या फिर रियल पार्ट ऑफ एस किसी एक रेंज में आ रहा होगा। 3 आरओसी होती है कि रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन -1, या फिर होता है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -1, या फिर ये सकता है कि रियल पार्ट ऑफ एस इज -1 to +1। ऐसे भी हो सकता है। तो किसी रेंज में भी आ सकती है आरओसी। 3 टाइप की आरओसी आ सकती है। पर तुम ये नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ आरओसी कितनी है और तुम बोल रहे हो सर आरओसी है 3। अरे आरओसी 3 क्या होता है, आरओसी 3 क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन 3 लेस देन 3, इसे बोलते हैं आरओसी। हर्ष समझ में आया बात आपको। हर्ष, बात समझ में आई क्या। ये है आरओसी, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन -2। सर -1 से होगा कॉमन, माइनस इन्फानेट। हाँ तो यूं बोलो ना कि -1 से माइनस इन्फानेट, -1 से माइनस इन्फानेट, सॉरी -1 नहीं, -2। अरे -1 क्यों बोल रहे हो मोटे। मुझे एक बात बताओ, -1 के अंदर क्या चारों रीजन आ रहे हैं। सर ये -2 से चलने वाला रीजन तो -1 में आ ही नहीं रहा। केवल 3 रीजन आ रहे हैं, 1 2 3। फोर्थ रीजन कहाँ आ रहा है, इसमें चारों आ रहे हैं, 1 2 3 4 चारों कॉमन रीजन है। -2 बोलो, -1 नहीं। ठीक है। नेक्स्ट। तो एक्चुअली मैं आपको इसमें कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ रूल्स लिखूंगा। रूल्स लिखने के लिए पहले आपको ग्रुप में सबको निकालना पड़ेगा। इस ग्रुप के अंदर जो भी है, हमारा ग्रुप का है, ग्रुप में हेलो लिखो। आप में से कोई अपने ग्रुप में हेलो लिखो।
अरे ग्रुप में हेलो लिखो यहाँ, ये सबके सब मतलब घोंचू है। तुम लोग गेट का एग्जाम कैसे तैयारी कर रहे हो? तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो? अरे अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें हेलो लिखो। यहाँ पे हेलो लिख रहा है हर्ष मोटू। हाँ, वेरी गुड। अब मैं काम करता हूँ, इस ग्रुप में जो हमारा एडमिन है कार्तिक, इसको एडमिन से हटा देता हूँ कि वो भी यहाँ दिख नहीं रहा, और उसकी जगह किसी और को एडमिन बना देता हूँ। कौन बनेगा एडमिन? जिसको सबको हटा देना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एडमिन बना रहा हूँ हर्ष को। तो हर्ष, यू आर एडमिन नाउ। अब एक काम करो हर्ष, केवल 4 लोगों को रहने देना अपने ग्रुप के अंदर, बाकी सबको निकाल दो। 4 लोग कौन है? 4 लोग हैं, करीना, शिवम, थमदेव और प्राची। कार्तिक को निकाल दो, तृप्ति को निकाल दो, ये वीबी कौन है उसको निकाल दो, प्रेम कुमार नागपुर स्टूडेंट जो भी है ये, उसको भी निकाल दो। केवल यहाँ पर 5 लोग रहने चाहिए। मतलब मेरे को भी इंक्लूड कर दोगे तो 6 लोग रहना चाहिए। प्रेम कुमार को निकालो, प्रेम कुमार को निकाल दो। ठीक है। ये वीपी कौन है? वीपी को भी निकालो। ओके, गुड। बस अब हम सब लोग हैं। प्राची तो भी एकदम सही है, प्राची को जस्ट डाउट हो गया था। प्राची को लगा कि कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है, ग्रुप में हेलो लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है। दैट्स वाई प्राची एकदम से लाइव आ गई, है ना प्राची? हमने भी इंजीनियरिंग की है। चलिए, तो ये बस सारी कहानी को समझ में आ चुकी है। तो कंक्लूजन दिखाते हैं। कंक्लूजन ये है सर। अच्छा, कंक्लूजन अभी तक नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चनों के और आंसर दीजिए। आरओसी निकालने वाले क्वेश्चन करिए। एग्जाम्पल्स, फाइंड आउट आरओसी, फाइंड आउट आरओसी ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी यू माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टू टी यू टी प्लस ई की पावर माइनस थ्री टी यू टी ई की पावर टू टी यू माइनस टी। बताइए आरओसी। आप में से कोई भी इसका आरओसी बता सकता है? एक बार ट्राई करिए, इसकी आरओसी कितनी आएगी। -3 मतलब? शिवम, ये क्या बकवास है? -3? -3 कोई आरओसी तुम्हें हवा भी नहीं मतलब? ऐसी कंडीशन हो रही है तुम्हारी। मैं मानता हूँ कुछ तो कि चलो आप 2 घंटे पढ़ते हैं और कॉलेज में फंसे रहते हैं, इतने मोटिवेटेड नहीं है हाईली गेट को लेके, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो मैं भी उसी लेवल से अपनी स्पीड को कम करता जा रहा हूँ, रोजाना कम करता जा रहा हूँ। बहुत स्लो, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बातें जो पता होना जरूरी है वो बता रहा हूँ। उसमें भी आप इतनी गलती कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं। इसका आंसर -3। -3 क्या होता है? क्यों लिखो रियल पार्ट ऑफ हैज शुड बी ग्रेटर देन -3, लेस देन -3, या 5 to -3, कुछ भी, जो भी आपका आंसर आ रहा है। ये -3 क्या होता है? आरओसी कोई एक आंसर थोड़ी होता है। रियल पार्ट ऑफ हैज लेस देन -3। चलो देखता हूँ फिर, और किसी का कोई आंसर आया? -3 से 2, हर्ष ने बोला सर -3 से 2। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले सर, ये -1, -1 के लेफ्ट साइड में जाने वाली आरओसी ये जा रही है। उसके बाद -2, ये रहा -2। -2 के राइट साइड में जाने वाली आरओसी ये जा रही है। उसके बाद -3, ये रहा -3। -3 के राइट साइड में जाने वाली आरओसी
ये जा रही है, उसके बाद ये +2, ये +2, +2 के लेफ्ट साइड में जाने वाली आरओसी ये जा रही है। मुझे बताओ कहाँ चारों आरओसी मिल रही है, किस रीजन में 4 लाइन दिख रही है आपको? सर फर्स्ट, सेकेंड, थ्री, फोर्थ, इस रीजन में, ओनली दिस रीजन, -2 से -1, which means real part of S should be greater than -2 and less than -1. It is the ROC. ये ROC है, -2 से -1। अब सही बताया हर्ष ने भी, शिवम ने भी, -2 से -1 होना चाहिए, ये राइट आंसर है। आपको समझ में आ रहा है आरओसी कैसे निकाल रहे हैं अपन? हम आरओसी कैसे निकाल रहे हैं, क्या आपको समझ में आता है? गुड। एक एग्जांपल और लो। फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ टी इक्वल्स टू किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। चलिए कुछ सोचते हैं। e की पावर -t ut प्लस ut -3 माइनस e की पावर 5t ut 5t u -t e की पावर -12t u -t+1 प्लस e की पावर -2t ut -3। जो इसका आंसर दे देगा वो मिठाई खाएगा, जो इसका आंसर देगा वो मिठाई खाएगा, स्वीट। और से बताइए। किसी ने आंसर नहीं निकाला? चलिए मैं निकालता हूँ। देखिए, the pole is at -1, so ROC will be greater than -1. Here ut -3, सर यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं, तो यू कैन टेक इट e की पावर 0t, e की पावर 0t is 1 ना, e की पावर 0t is 1 ना, you can take it e की पावर 0 into t ut -3, which means ut means right sided signal and e की पावर 0 means from y axis. Okay,
e की पावर 5t u minus t. Here it is 5. E की पावर minus half t u minus t minus 1. Here minus half u minus t, which means left hand side. E की पावर minus 2t ut. It is minus 2. Now, just tell me which is the region where all five signals, first, second, third, fourth, five, all five lines present. Which is the region where all five lines present? Sir, does not exist. Good, good. ROC doesn't exist. ROC doesn't exist is the right answer. Is the right answer. देखिए ध्यान से, कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं जहां पे पांचों लाइंस हो। यहाँ इसमें 4 लाइंस है, 1 2 3 4, बट एक नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी 4 लाइंस है, 1 2 3 4, बट वन नहीं है। एंड यहाँ 3 लाइंस है, मतलब 5 लाइंस तो कहीं पे भी नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। और वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आया था कि अगर आप ध्यान देते, यहाँ पर ut माइनस थ्री तो जीरो के राइट साइड में, और यहाँ e की पावर माइनस हाफ टी u माइनस टी है, यानी कि माइनस हाफ के लेफ्ट साइड में। यानी ये बोल रहा है माइनस हाफ के लेफ्ट साइड में, ये बोल रहा है जीरो के राइट साइड में। दोनों में कोई कुछ चीज कॉमन नहीं है। ये बोल रहा है माइनस हाफ के लेफ्ट साइड में, और ये बोल रहे हैं जीरो के राइट साइड में। जीरो से राइट साइड में और माइनस हाफ के लेफ्ट साइड में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो पूरे सिग्नल में तो कॉमन मिलेगी ही नहीं। कहीं भी अगर ये चीज कॉमन नहीं हुई तो फिर पांचों कॉमन तो हो ही नहीं सकते। तो सारी प्रॉब्लम कौन कर रहे हैं? ये दोनों। इन दोनों से समझ में आती है, अगर ध्यान चला जाए कि ये दोनों ही कुछ ना कुछ कॉमन नहीं देंगे। अगर ये दोनों ही कुछ कॉमन नहीं देंगे तो आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मेरी तरह करिए, सारा रीजन बनाइए और बस ढूंढिए वो सारे रीजन के अंदर कि सर फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन एंड फिफ्थ रीजन। इन 5 रीजन के अंदर आपको बस ये देखना था कि 5 रीजन है ना, 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6, 6 रीजन है। टोटल 6 रीजन है। फर्स्ट रीजन माइनस टू से लेस देन, सेकंड रीजन माइनस टू से माइनस वन, थर्ड रीजन माइनस वन से माइनस हाफ, फोर्थ रीजन माइनस हाफ से जीरो, फिफ्थ रीजन जीरो से लेके 5 तक, सिक्स रीजन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। इन 6 रीजन में किसी भी रीजन के अंदर तुम्हारे पांचों लाइंस मिल रही क्या? अगर किसी में भी पांचों लाइंस नहीं मिल रही तो बस डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब हम सीखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं। और मुझे लगता है आज के लिए वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 बजे कंप्लीट करना होता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखें, अपने क्लास को। तो कंक्लूजन क्या निकला? मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक और, जिसे हम बोलते हैं कि वास्तव में सही चीज क्या है या सही स्टेटमेंट क्या है बोलने का। वो सही स्टेटमेंट ये है, आपने देखा होगा ये 3 एग्जाम्पल्स अपने लिए हैं, इन तीनों में अलग अलग तरह का एग्जाम्पल लिया है। इसमें सारे सिग्नल में u माइनस टी आ रहा था, यानी सारे सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो रूल ये है दोस्तों आरओसी का कि इफ लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स हैं टोटल, तो ओवरऑल आरओसी भी लेफ्ट साइडेड ही आएगी। देखो, आरओसी भी लेफ्ट साइडेड आएगी। लेफ्ट साइडेड आरओसी का मतलब क्या होता है? लेस देन, लेस देन, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस टू से लेस देन भी आएगी, लेकिन लेस देन आई ना। रूल ये भी है कि अगर सारे सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो आरओसी लेफ्ट साइडेड आएगी। किससे लेफ्ट साइडेड आएगी? जो पोल्स है उनमें से जो सबसे छोटा पोल है उसके लेफ्ट साइड आएगी। देखो, यहाँ पोल है +3, -2, +5, -5, -1। तो सबसे छोटा पोल कौन है? -2। तो आपकी लेफ्ट साइड से आरओसी आएगी -2 से। रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन इज -2। सीधा आंसर, डायरेक्ट आंसर, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन -2। मैं लिख कर दूंगा आपको, ये रूल आपको लिख कर दूंगा मैं। सेकंड, यहाँ पर सेकंड रूल ये बोलता है कि अगर राइट साइडेड सिग्नल्स आ रहे हैं तो आपकी आरओसी भी राइट साइडेड ही होगी। किससे राइट साइड होगी? जो सबसे बड़ा पोल है उससे राइट साइड में। अब वो तो एग्जांपल लिया नहीं मैंने, वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको।
कि अगर सारे राइट साइड सिग्नल है तो जो आरओसी आएगी वो जो सबसे बड़ा पोल है उसके राइट साइड में आएगी। तीसरा रूल, अगर आपके पास दोनों टाइप के सिग्नल है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सिग्नल है, तो आपकी आरओसी एक स्ट्रिप आएगी, एक स्ट्रिप आएगी जिसकी स्टार्टिंग जितने भी लेफ्ट साइडेड सिग्नल है उनमें से, सॉरी लेफ्ट साइड सिग्नल, इधर आप अगर देख रहे होंगे तो इधर लेफ्ट साइड सिग्नल है, तो जितने भी लेफ्ट साइड सिग्नल है उनमें जो सबसे छोटा सिग्नल है वहां से पे खत्म हो रहा होगा, और जितने भी राइट साइड सिग्नल है उनमें जो सबसे बड़ा सिग्नल है उसके वहां से स्टार्ट हो रहा होगा। यानी कि एक स्ट्रिप मिलेगी, -5 से +3, -3 से +2, -a से +a, ये एक स्ट्रिप मिलती है हमको, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलती है आरओसी। लेकिन वो जो स्ट्रिप होती है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सारे राइट साइडेड सिग्नल का जो सबसे बड़ा पोल है वहां से स्टार्ट होता है, और एंडिंग कहाँ होता है, सारे लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जो सबसे छोटा पोल है वहां एंड होता है। देखिए यहाँ पर दोनों सिग्नल है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड, ये राइट साइडेड है, ये भी राइट साइडेड है, यूटी है ना, राइट साइडेड है। तो जो हमें स्ट्रिप मिलेगी रियल पार्ट ऑफ एस की, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो राइट साइड में है उनमें सबसे बड़ा पोल जो है -2 बड़ा पोल है, तो -2 से, और खत्म कहाँ होगी, जो लेफ्ट साइड में है ये और ये, उनमें जो सबसे छोटा पोल है -1 छोटा है, तो -1 तक। देखो क्या आंसर आ रहा है सर, -2 से -1 आ रहा है, पूरा सोल्व किया, -2 से -1 आया है। तो ये रूल है, ये रूल मैं आपको लिख के दूंगा, बट रूल को याद करने की जगह तो आप एग्जाम में आए तो आप यही करेंगे, आप तो डायग्राम बना के करना, ये सबसे सही तरीका लगता है। रूल्स कौन याद करेगा ऐसे। लास्ट रूल, फोर्थ नंबर का रूल है कि जब बहुत साइडेड सिग्नल होते हैं तो जो उसका आरओसी आती है वो एक स्ट्रिप आती है जिसकी स्टार्टिंग होती है जितने भी राइट साइडेड सिग्नल है उनमें से सबसे बड़ा पोल है, और उसकी एंडिंग होती है जितने भी लेफ्ट साइड सिग्नल है उनमें से सबसे छोटा पोल है। लेकिन कभी जो उसकी स्टार्टिंग हो रही है, जो यानी कि राइट साइड वाले सिग्नल का जो सबसे बड़ा पोल है वो लेफ्ट में आने वाले जितने भी पोल्स है उनमें से सबसे छोटा पोल है, उससे भी अगर बड़ा हो गया तो आपकी आरओसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर इसमें हर तरह के सिग्नल्स है, तो इसमें हम चेक करते हैं रेड कलर के पेन से कि कौन कौन इसके अंदर राइट साइडेड है। तो सर ये राइट साइडेड है, ये भी राइट साइडेड है, यूटी है ना, और ये भी राइट साइडेड है, तीन राइट साइडेड है, दो लेफ्ट साइडेड है। तो सर इन तीनों में से जो बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, -1 -2 +1, सॉरी 0 0, -1 -2 और 0, इसका मतलब सर सबसे बड़ा 0 है। तो सर रियल पार्ट ऑफ एस 0 से स्टार्ट होगा, और जो लेफ्ट साइड है उनमें से सबसे छोटा कौन है, -12, तो -12 तक चलेगा। ये इसकी आरओसी होनी चाहिए। बट जो आरओसी आप लिखेंगे उसको एक बार बस सोच लीजिए कि वो वास्तव में सही लिखी हुई क्या। कोई चीज 0 से चल के -12 पर खत्म हो सकती है क्या कोई चीज, नहीं। 0 से 2 तक चलती है, 0 से 5 तक चलती है, 0 से हाफ तक चलती है, 0 से -12 तो पीछे रह गया। यूं बोलो -12 से 0, नहीं ये तो बोल रहा है, रूल तो बोल रहा है 0 से -12, तो पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, विच मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैं बोल दूंगा सीधा कि डजंट एग्जिस्ट। समझ में आ गया आपको। तो जो चार रूल्स है, 4 रूल्स, चारों समझ में आ गए आपको। पहला रूल, लेफ्ट साइड में जितने भी हैं उनकी आरओसी भी लेफ्ट साइड में आएगी, जो सबसे छोटा पोल है उसके लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जितने भी सिग्नल है उनकी आरओसी भी राइट साइड में आएगी, जो सबसे बड़ा पोल है उसके राइट साइड में। दोनों है राइट लेफ्ट, तो एक स्ट्रिप मिलेगी जिसकी स्टार्टिंग जितने भी राइट साइड है उनमें से सबसे बड़े पोल से स्टार्ट होगा, और जितने भी लेफ्ट साइड है उसमें सबसे छोटे पोल के तक खत्म हो जाएगा। और फोर्थ रूल, कि ये जो स्ट्रिप है उसमें जो सबसे राइट साइड वाले सिग्नल का जो सबसे बड़ा पोल है वो इस छोटे वाले पोल से भी बड़ा हो गया, तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो ये क्लास हमारी यहाँ फिनिश होती है रात को, या कल मॉर्निंग तक मैं आपको इसके नोट्स भेजता हूँ। मेरे को लगता है मैं नाइट में भेजूंगा क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। मैं इवनिंग में आऊंगा सीधी अपनी क्लास लेने, सिटी के थोड़ा बाहर रहूंगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आज नाइट में ही इसके नोट्स भेज दूं, आज जो मैंने पढ़ा है। और इसमें मैं जो नोट्स भेजूंगा वो कल की क्लास के भी भेजूंगा, जहाँ इनवर्स लाप्लास लेना सिखा रहा हूँ, तब जाके हमारा ये बेस तैयार होगा स्ट्रॉन्ग। तो मिलते हैं कल की क्लास में और कल ही बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।